हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सीताराम यादव। राजनीति विज्ञान के लेसन गठबंधन की राजनीति का पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने गठबंधन की जो परिभाषा है उसको पढ़ा था। उसके अलावा गठबंधन के बनने के कारण क्या थे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और विशेषताएं, गठबंधन जो सरकार है उसकी जो विशेषताएं, हमने गठबंधन के कारण अभी आज हम डिस्कस करेंगे। गठबंधन सरकार का इतिहास पढ़ा, गठबंधन का इतिहास पढ़ लिया, उसके बाद हमने विशेषताएं का अध्ययन कर लिया। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम परिभाषा पढ़ ली। परिभाषा का हमने परिभाषा पढ़ी थी, या परिभाषा हमने पढ़ा था कि जब प्रतिनिधि सदन में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वो गठबंधन सरकार का निर्माण करता है, या गठबंधन सरकार का निर्माण उसे 1, 2 या 2 से अधिक दलों का समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ती, जिसे हम गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। ठीक है, हमने उसका इतिहास पढ़ा कि कैसे हमने प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव के बाद में गठबंधन हुआ की शुरुआत हुई, या फिर 1990 के बाद में एक दौर चालू हुआ। उसके बाद हमने 2 प्रमुख जो गठबंधन है, एनडीए और यूपीए, उसका बेसिक अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी, क्या क्या एक दल का प्रभुत्व होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की स्थिति है थोड़ी कमज़ोर होती है, विभिन्न जो दल है न्यूनतम साझा कार्यक्रम उनको तैयार करना पड़ता है, इस प्रकार की हमने विशेषताएं पढ़ी हैं। उसके साथ हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ सिलेबस की चर्चा की थी कि वही सिलेबस ये हटा दिया गया या कर दिया गया है। बेसिक तौर पर जब हम बात करें तो वो जो सिलेबस है वो ऑथेंटिक आरबीएससी या राजस्थान बोर्ड के द्वारा नहीं आया है, वो कहीं से मेरे पास आया था तो हमने उसकी डिस्कस की है। बाद में मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच की, जब मैंने उसको वास्तव में परीक्षण किया तो मेरे हिसाब से वो जो सिलेबस है जो हटाया गया है वो मेजरमेंट में नहीं है, क्योंकि जो हटाया गया है मेरे हिसाब से जो हटाया गया वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं जैसे मौलिक अधिकार है, ठीक है, जैसे कार्यपालिका है, उनको हटा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आप उसको होल्ड करें फिलहाल, और जो भी आपको पीछे का मिला है उसका आप प्रॉपर तैयारी करते रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही बोर्ड का कुछ भी आएगा तो हम उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद है कि शायद 1 नवंबर से फिजिकल क्लासेज जो है उसके लिए अनुमति मिले, तो उसकी भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में इस कोविड के कंडेमनेशन में उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर पे सेफ होंगे, और उसके अलावा जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर आप अध्ययन कर रहे होंगे। आप ईमानदारी से सेल्फ स्टडी चालू रखें, क्योंकि जब भी अपना फिजिकल होगा, स्कूलें चालू होगी और एग्जामिनेशन का शेड्यूल आएगा तो वो इतना लेंथी नहीं आएगा, वो रैपिडिफाई होगा। सिलेबस होगा उसको भी हमें रैपिड बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप वर्तमान में ही उसको प्रॉपर वे में आप चालू रखें तो उसमें ज़्यादा समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने गठबंधन की जो राजनीति है उसके 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। ठीक है, गठबंधन सरकार बनने का या के कारण। ठीक है, क्या कारण है, का ही लिखते हैं, बनने का कारण। भाई क्या कारण है कि गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, अभी इसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 ही दल हैं। ठीक है, एक है रिपब्लिक, ठीक है, और एक डेमोक्रेट। ये 2 ही दल हैं, सीधी सी बात है। 2 ही दल हैं तो किसी न किसी एक को बहुमत जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है, किसी न किसी की सरकार तो जरूर बनेगी। अगर इसको बहुमत नहीं मिला तो इसको मिल जाएगा, और इसको नहीं मिला तो इसको मिलेगा। तो वहां पर तो गठबंधन सरकार बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, अब सवाल आप ये कर सकते हैं कि साहब कैसे होगा, जैसे होगा कि साहब 100 सीटें हैं, अब रिपब्लिक को साहब 60 मिल गई तो डेमोक्रेटिक को कितना मिला, 40 ही मिला। अब अगर इसको 49 मिली तो इसको कितना मिला, 51 मिला।
तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी एक को, अब जब दो ही खिलाड़ी हो तो एक हारता और एक जीतता है, ठीक है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि साहब टाई हो सकता है, तो रेयर केस में होता है, ऐसा संभव नहीं है, बहुत रेयर केस में, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ वो प्रक्रिया अपनाकर मतलब एक ही दल की सरकार जरूर बनती है, फिक्स है, समझ में आ गया। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, एक ही पार्टी है। तो यहाँ तो गठबंधन होने का सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ सरकार मतलब पार्टी, ठीक है, समझ में आ गया। सरकार का सीधा सा मतलब है वही कम्युनिस्ट पार्टी है। अब आप सवाल ये कर सकते साहब फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है। भाई चुनाव कराने का क्या मतलब है, चुनाव तो वहाँ होते ही हैं, अपने आप को लोकतंत्र कहता है तो चुनाव होते हैं। तो चुनाव कराने का क्या मतलब है, चुनाव कराने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे दो पार्टियाँ हैं तो हम यहाँ क्या चुनते हैं, पार्टी चुन रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ क्या चुन रहे हैं, पार्टी, ये चुन लो या ये चुन लो। यहाँ क्या चुनते हैं, यहाँ पार्टी तो ऑप्शन में नहीं है, पार्टी तो लॉक है, वो तो फिक्स है, राइट है। यहाँ क्या चुनते हैं, उम्मीदवार। यहाँ हमें चुनना पड़ता है उम्मीदवार। साहब कैसे, जैसे ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ और सी खड़ा हुआ, तीन उम्मीदवार खड़े हुए। अगर ए ने सही ढंग से काम नहीं किया तो हमने किसको, अब जैसे पहले ए था, किसकी सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की। ए ने सही ढंग से काम नहीं किया, हमने बी को जिताया, किसकी सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की। बी ने सही नहीं काम किया, तीसरा बना, किसकी सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो उम्मीदवार, हमें चुनना क्या पड़ता है, उम्मीदवार, राइट है। तो यहाँ पर भी इन व्यवस्थाओं में जो गठबंधन है, गठबंधन सरकार होगी वो बन ही नहीं सकती, किसी भी पोजीशन में नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ क्या है, या तो द्विपार्टी है या एकल पार्टी है। भारत में ऐसा क्यों होता है, क्यों भारत में गठबंधन सरकार बनती है, तो इसका जवाब इसमें है, ठीक है, इसका जवाब इसमें है। क्या जवाब है कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था मतलब हमारा मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है या अपना गठबंधन बना सकता है, अपना समूह या संगठन बना सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बना सकता है, सीधा सा बात ही है। और एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण ये हो गया कि भारत एक बहु संस्कृति देश है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुसंस्कृति देश है, तो सीधी सी बात है विभिन्न संस्कृतियों को लेकर ही सरकारें बन जाती है। समझ में आ गई, विभिन्न संस्कृतियों को लेकर ही सरकार बन जाती है। नंबर 3, बहु विचारधारा वाला देश है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, कोई कम्युनिज्म है, कोई किसानों के हितैषी बनते हैं, कोई समाजवादी बनते हैं, ठीक है, कोई उदारवादी बनते हैं, कोई सभी दलों को साथ लेकर चलने का काम करता है, कोई मुस्लिमों की पार्टी है, कोई हिंदुत्व का काम करते हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर भी अलग अलग पार्टियां बन जाती हैं। तो इस कारण होता क्या है कि इन जो विविधताएं हैं, ठीक है, इन विविधताओं के कारण पार्टियां बनती है। और बहुदलीय व्यवस्था है तो होता क्या है, होता क्या है कि जब दो ही पार्टियां हो या सिमिलर, जैसे कम पार्टियां हो, तो वहां पर जो वोट शेयर है वो बढ़ता नहीं है। वोट शेयर क्या रहता है, इकट्ठा रहता है, सिमिलर रहता है कि साहब दो ही पार्टियां थी तो 50 इसको मिल गई और 60 इसको मिल गई, या 50 इसको मिल गई, ठीक है, या 40 इसको मिल गई तो 60 इसको मिल गई, 60 वाले की सरकार बन गई। लेकिन होता क्या है, बहु पार्टी है तो साहब ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, ये बसपा है, ये सपा है, ये तृणमूल कांग्रेस है, ये शिवसेना है, ठीक है। तो बहुत सारी जैसी पार्टियां हैं। अब अगर हम 100 की बात करेंगे ना, तो इसको 40 मिल गई, इसको 40 मिल गई, ठीक है, इसको 5 मिल गई, इसको 4 मिल गई, इसको 2, है ना, ऐसा करके क्या हो गया,
ये सीटें क्या हो गई, क्षेत्रीय दलों विभाजित हो गई। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें बहुमत के लिए 51 सीटें चाहिए तो इनका समर्थन लेना पड़ेगा इतनी सरकारों को, तब जाकर इसकी या इसकी सरकार बनेगी। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था होने का ये एक नुकसान है कि वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का चांस बहुत कम रहता है, एक बात, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी कारण है। क्या कारण है? और कारण यह है कि भारत में क्या हो गया, विभिन्न गठबंधनों का निर्माण हो गया, विभिन्न स्थायी गठबंधनों का निर्माण हो गया, ये मान सकते हो आप, ठीक है। कैसे कि जब 16वीं लोकसभा हुआ, 16वां और 17वीं लोकसभा हुआ, इन दोनों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसमें 283 सीटें मिली और इसमें 303 सीटें मिल गई, समझ में आया। तो पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी यह सरकार बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार है, क्योंकि ये उन्होंने क्या कर रखा था, चुनाव से पहले गठबंधन कर रखा था और उसके बाद में भी इन्होंने विभिन्न जो दल थे, उन संगठन थे, उनको साझेदार बनाया। और इंटरेस्टिंग बात कि जो ये दल है, एनडीए हो या यूपी हो, गठबंधन हो, इनमें 20-22 हमने कल बात की थी परसों पीछे वीडियो लेक्चर में कि 20 से 22 तक क्या है, राजनीतिक दल है। तो इस कारण छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को, जैसे हमने पीछे देखा था इसकी विशेषताओं में, कि क्षेत्रीय दलों को बनने को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो छोटा सा एक दल, एक पार्टी वाला दल भी प्रधानमंत्री बनने की सोच सकता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसको पता है कि जब हम किंग मेकर बन गए, जब दोनों साइड में बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम मोल तोल कर सकते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ इधर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में गठबंधन सरकार बन जाती है। उतार लें आप इसको, उतार लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। गठबंधन, अब अपने 3 टॉपिक बच रहे हैं, इसमें बेसिक 2 टॉपिक बच रहे हैं, गठबंधन के लाभ और हानियां। दिमाग में एक सवाल जरूर आ सकता है कि गठबंधन के लाभ भी हैं क्या? भाई गठबंधन सरकारों के लाभ भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, गठबंधन सरकारों के लाभ, गठबंधन सरकार के बनने के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं गठबंधन सरकार या गठबंधन की राजनीति के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और मेजर टॉपिक हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, शासन, या क्या कह सकते हैं, सरकार क्या नहीं हो सकती, निरंकुश नहीं हो पाती है, ठीक है। शासन या सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। कैसे नहीं होगा कि जैसे हमने कहा कि जैसे हम जो अपना करंट जो चल रहे हैं गठबंधन, एनडीए की बात करते हैं या यूपीए की बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे एनडीए में पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, लेकिन मानो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, यूपीए की जैसे हम बात करते हैं, 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार चली थी वो गठबंधन की थी। तो उसमें गठबंधन में मुखिया कौन था? कांग्रेस पार्टी थी और बाकी और दल थे। तो होता क्या था कि जो सरकार या शासन है वो मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री वो स्थिति नहीं होती जो पूर्ण बहुमत में होती है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, 2014 से लेकर अभी वर्तमान 2020 तक जो सरकार चल रही है उसमें जो प्रधानमंत्री की जो स्थिति है ना, ठीक है, वो स्थिति इस दौर में प्रधानमंत्री, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले लें मोदी का और इसमें एग्जाम्पल ले लें कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मनमोहन सिंह जी कमजोर थे, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह जी कमजोर थे, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कांग्रेस पार्टी कमजोर थी। कांग्रेस पार्टी कमजोर का मतलब उसको बहुमत नहीं था, इसलिए उसको अपने सहयोगी और घटक दलों का साथ लेकर चलना पड़ता था। समझ में आ रही? तो तालमेल बिठाना पड़ता है, और कांग्रेस अपनी मनमर्जी या निरंकुशता या अपनी जो नीतियां हैं वो थोप नहीं सकती थी, राइट है। तो इस कारण जो शासन है वो निरंकुश नहीं बन पाता, अपनी स्वेच्छाचारी जो नीतियां हैं वो लागू होने से बच पाता है, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं होता जितना मंत्री परिषद में, ठीक है। क्योंकि होता क्या, यहाँ हमने विशेषताओं में क्या पढ़ा था कि जो मंत्री परिषद है उसका निर्माण गठबंधन से किया जाता है,
ठीक है। तो मंत्री परिषद की वास्तव में वो स्थिति नहीं होती है। अब मंत्री परिषद का मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, मंत्री परिषद जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी ना होकर किसके प्रति होती है? अपने दल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, एक्चुअल में होना किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति। तो इस प्रकार जो शासन या सरकार है वो निरंकुश नहीं हो पाती है। ठीक है। नंबर 2, शासन को क्या मिलता है? अधिक योग्य लोगों का लाभ मिलता है। ठीक है, अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ। कैसे है? अगर यहां मैं बात करता हूं पूर्ण बहुमत की, ठीक है, और एक मैं बात करता हूं यहां गठबंधन की, ठीक है, यहां 100 सीट है, समझ में आ गई? 100 सीट में हमें बहुमत कितना चाहिए? 51 सीट चाहिए, पूर्ण बहुमत मिल गया। और 100 सीट में जो अपना मंत्री परिषद है उसका आकार कितना होगा? मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? इसका 15%। ठीक है, 15% होगा तो 100 सीट में कितना होगा? 15%, सीधी सी बात है, 15 लोग हो गए। अब अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है तो क्या करना पड़ेगा? जो कांग्रेस या बीजेपी या जिस व्यक्ति जिस पार्टी को बहुमत मिला है वो जैसे भी 15 लोग हैं उन्हीं को मंत्री परिषद में शामिल करना पड़ेगा, उन्हीं को मंत्री परिषद में शामिल करना पड़ेगा, मजबूरी है। राइट है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जो मध्य प्रदेश एमपी में पीछे कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें एक लेडी थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेडी थी एक, उसका अब हो सकता है राजनीति में उसका दबदबा स्टेटस अलग होगा, उसकी समझ अलग होगी, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसका शपथ ग्रहण हुआ था तब मैं देख रहा था कि वो सही ढंग से शपथ पढ़ नहीं पा रही थी। ठीक है, शपथ लेना पड़ता है पद और गोपनीयता की, पढ़ नहीं पा रही थी। उस समय राज्यपाल ने बोला था, ठीक है भाई, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको रिपीट करो, तो जो बोला जा रहा है उसको रिपीट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए यहां क्या हो रहा है? योग्यतम, मैं इसको योग्यतम नहीं मानता, क्योंकि वो शासन की नीतियां तय करेंगे साहब। क्या करेंगे? वो कानून बनाएंगे किसके लिए? एजुकेटेड लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। और उसके नीचे कौन रहेगा? जो एक कागज पर लिखा हुआ कुछ पढ़ नहीं सकते, जो बोला हुआ कुछ बोल नहीं सकते, वो किसको सुपरवाइज करेंगे? आईएएस आईपीएस, क्योंकि उसके जो अंडर में है वो आईएएस आईपीएस काम करेंगे। सीधी सी बात है, इनके जो सचिव होते हैं वो आईएएस आईपीएस ही होते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं गठबंधन की। तो हर एक पार्टी में 8, 10, 15, 20 लोग तो ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? समझदार होते हैं, मजबूत होते हैं, योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो होगा क्या कि जैसे मान लो यहाँ गठबंधन की सरकार और 3 पार्टियों की सरकार हो, तो ये 15 व्यक्ति 3 पार्टियों में से आएंगे, 5 + 5। तो इसलिए अधिक योग्यतम लोगों का शासन को लाभ मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा, ये उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है। तीसरा, जन समर्थन में वृद्धि हो जाएगी। व्यापक जन समर्थन। ठीक है, कैसे होगा? वैसे ही हम बात कर लेते हैं 100 सीट की, ठीक है, और 3 पार्टियों की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा। अगर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, तो जैसे मैंने कहा था कि 1952 में जब सरकार बनी थी तो इसको 48% वोट मिले थे और 75% सीट मिली थी। समझ में आ रहा है? तो साहब इसको मान लो कि 32% वोट मिल गए, राइट है। आम आदमी पार्टी और सीटें मिली इसको साहब 40%। समझ रहे हैं इसको थोड़ा सा? 32% वोट मिले और इतनी सीट मिल गई,
और 100 सीट पर 51% चाहिए हमें, राइट है। और इसको मिले 18% वोट, ठीक है, सीट मिली साहब 8%। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 1 2 और 3, और 100 वोट हैं, जीता साहब ये, इसको मिले 56 वोट, समझ में आ गई, इसको 56 वोट मिले, ये जीता, इसको साहब कितना मिला, इसको 35 मिला, ठीक है, या 35 नहीं मिला तो साहब 20 मिला, 20 और 56 76 हुए, बाकी के 24 इसको मिले। ये जीते थोड़ी, लेकिन वोट तो मिला, ये 20 इसको मिला, 24 इसको मिला, सीट थोड़ी आई, सीट तो इसी को आई, समझ में आ गया। अगर इसको 56 मिलके साहब 41 भी मिल जाता ना, 41 भी मिलता तो भी ये जीतता, क्योंकि इन बाकियों दोनों के 41 नहीं होते, समझ में आ रहा है। तो 18% वोट मिले, ऐसा हुआ। और साहब इसको कितने मिल गए, 30% मिल गए, मान लो सीटें मिली कितनी, बाकी की शेष इसको मिल गई, या जो भी हुआ ऐसा करके साहब 20% सीट मिल गई। और कोई पार्टियां होगी, अदर्स भी होते हैं, निर्दलीय होते हैं, बाकी जो शेष जो बच गया 30 30 60 और 20 80, 20% इनको मिले, और बाकी जो शेष सीट इनको मिल गई। तो अगर मान लो साहब इसकी सरकार बनती अकेले की, तो कितना वोट शेयर ही आता, 32, गठबंधन का बन गया, इसका हो गया तो वोट शेयर कितना हो गया, 50। अगर तीनों की मिल गई ना तो वोट शेयर कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये जो सरकार बन रही है ना, ये सरकार, इसको जन समर्थन कितना मिल रहा है, ज्यादा, अधिकतम जन समर्थन 80% लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। तो ये गठबंधन का लाभ है। अगर एक पार्टी की होती तो वो इतने लोगों की सरकार होती, तभी तो कहा जाता है कि वास्तव में वोट के हिसाब से हमारा जो सिस्टम है ना सरकार का, और हमारा जो वोटिंग सिस्टम है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो आगे वही जीते, वहां पर सरकार बनती है काहे की, बहुमत की, बहुमत की सरकार बनती है। लेकिन बहुमत काय का हो, सीट का, लेकिन वास्तव में सरकार बनती है अल्पमत की, और वो अल्पमत काय का होता है, वोट का, ठीक है। उस भले उसके पास सीटें ज़्यादा होती है, लेकिन उसके पास वोट कम होते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अभी जो बीजेपी की सरकार बनी 16वीं लोकसभा 2014 में, तो उसको 32% वोट मिले थे। कितने परसेंट वोट मिले थे, 32%। सीधी सी बात है कि 68% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था। तो वोट के हिसाब से अल्पमत की है कि बहुमत की है, बीसी और अल्पमत की है। तो इसलिए अल्पमत की बनती वोट के हिसाब से। लेकिन जैसे ही वो काय की बात करते हैं, हम गठबंधन की बात करते हैं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करता हूँ 32% किसको मिले, बीजेपी को, और अदर्स मिलाकर उसके पास लगभग 24-25% वोट और थे, ठीक है। तो लगभग ये 70% वोट की सरकार हो गई। कितने परसेंट की हो गई, 70% की सरकार हो गई। तो अपने आप ही जन समर्थन में क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे विपक्ष, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण आधार होता है। नंबर 4, सशक्त विपक्ष का निर्माण। सशक्त विपक्ष का निर्माण। अगर सरकार है तो एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, ताकि वो सरकार की नीतियों क्या कर सके, आलोचना कर सके, और सरकार को स्वेच्छाचारी या निरंकुश होने से रोक सके, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि जैसा अभी एनडीए की सरकार है, ठीक है, इसकी तो सरकार है, और यूपीए क्या है, विपक्ष में है, समझ में आ गया। तो पूरा विपक्ष, पूरा यूपीए मिलकर सरकार की आलोचना करता है, सरकार को अपनी स्वेच्छाचारी नीतियां लागू होने से रोकता है या अपनी मनमर्जी करने से रोकता है। तो मजबूरन सरकार को क्या करना पड़ता है, वही न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार काम करना पड़ता है, ठीक है। और जो जन समर्थन होता है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी होगी नहीं यहाँ, तो उतने मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। तो इसलिए जन समर्थन में क्या होगी, कमी। और अगर जैसा यहाँ हमने व्यापक जन समर्थन की बात की सरकार में, वैसे ही व्यापक जन समर्थन की बात करेंगे हम विपक्ष में। विपक्ष मतलब विरोध जितना मजबूत होगा, जितना मजबूती से विरोध किया जाएगा, उसी से सरकार जो है वो जन कल्याणकारी नीतियां लागू करने का काम करेगी। अदरवाइज वो क्या करेगी, वही अपनी स्वेच्छाचारिता
के अनुसार काम करेगी, जो मर्जी में आया वो किया, क्योंकि वहाँ पर हम लोकतंत्र को भी क्या कर सकते हैं, साइड में या ताक में रखने की हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 अतिवाद से मुक्ति। अतिवाद से मुक्ति होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि साहब क्या होगा अगर एक पार्टी की सरकार होगी तो वो क्या करेगी, अपनी नीतियां थोपने का काम करेगी। ठीक है, अपनी नीतियों क्या करेगी, थोपने का काम करेगी। अपना जो दृष्टिकोण है वो जनता के ऊपर थोपने का काम करेगी। ठीक है, अगर एक दल की सरकार हो, अगर गठबंधन की सरकार है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार काम करना पड़ेगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार काम करना पड़ेगा। सभी जो दल हैं या जो सभी जो वर्ग हैं, सभी जो समुदाय हैं, उनको साथ में लेकर चलने का काम करना पड़ेगा। इसलिए वो वही बात अपनी स्वेच्छाचारी जो नीतियां हैं वो लागू या नहीं कर पाएगी, जो चाहे वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और क्या होगा, शासन, सरकार और जनता, इन तीनों के बीच में तालमेल और समन्वय बनने का काम हो जाएगा। क्योंकि गठबंधन में हर जो राजनीतिक दल है उसके अलग सिद्धांत होते हैं, क्योंकि गठबंधन में शामिल हर राजनीतिक दल के सिद्धांत और विचारधारा अलग होती है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, उन सभी विचारधाराओं में तालमेल बिठाना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अलग अलग जितनी ज़्यादा विचारधाराएं होगी, कोई हिंदुत्व की बात करता है, ठीक है, कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, कोई समाजवादी सिद्धांतों की बात करता है, कोई कम्युनिज्म की बात करता है, ठीक है, कोई किसानों की बात करता है, कोई मजदूरों की बात करता है। तो अगर साहब किसानों की सरकार बन गई तो उसमें मजदूर है, पूंजीपति है, उनका नुकसान है। पूंजीपतियों की सरकार बन गई तो बाकियों को नुकसान है। तो अगर उन सभी विचारधाराओं के सामने लोग एक ही दल में हो ना, तो उससे तो क्या होगा, सबको लाभ मिलेगा और जो दृष्टिकोण होगा वो साझा होगा। और जो सरकार चलेगी वो सभी के हितों के लिए सरकार चलेगी। तो इस प्रकार हम गठबंधन सरकारों पे ये 5 लाभ पढ़ते हैं और ये लाभ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाभ इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल हम ये लाभ पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि सरकारों को गठबंधन का बनना चाहिए। सरकार का वास्तव में गठबंधन सरकार का बनना चाहिए, ताकि क्या वो सभी का फायदा हो, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी गवर्नमेंट कहती है। तो ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में ये केवल सिद्धांत है। व्यवहार में गठबंधन सरकारों के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारी हानियां हैं। उन हानियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप इसको उतार लें। फिर हम बात करते हैं आगे गठबंधन सरकार के जो हानियां हैं उनकी। उतार लिया होगा। चलो हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, गठबंधन सरकारों के नकारात्मक पक्ष या उसकी हानि की। ठीक है, लाभ हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं इसकी हानि क्या है, गठबंधन सरकारों के जो नुकसान है वो क्या है। ठीक है, गठबंधन सरकारों के नकारात्मक पक्ष, ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हानि कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं। इसका हमने दौर जब 1989 से 2014 के दौर तक हमने देखा इसको, कि देश को, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत पीछे चला गया, लेकिन क्या हुआ, देश एक समान आर्थिक सुरक्षा और विदेश, आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति और विदेश नीति पर कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, जो दौर भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था, पंडित नेहरू वाला विदेश नीति में, वो दौर आज हम मान सकते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें है विदेश नीति। ठीक है, क्या कारण है उसका? कारण ये नहीं कि साहब नेहरू जी बहुत अच्छे थे या मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कारण क्या है कि उनके पीछे जो समर्थन है वो पूरे देश का है, कहने का मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस कारण वो पूरे देश
का व्यापक जन समर्थन हासिल करके काम कर सकते हैं, मजबूती से पूरी दुनिया में अपना स्थान रख सकते हैं। उसको अपने घटक दलों को ज़्यादा तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है। घटक दलों को हमेशा साथ कर चलने की स्थिति में वो नहीं रहते। तो इस कारण इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है, और गठबंधन सरकारों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो इसके हम विभिन्न जो नकारात्मक पक्ष है उसका अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, अस्थायी सरकारों का निर्माण। अस्थायी सरकारों का निर्माण। हमने देखा कि गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल होते हैं, ठीक है, और अभी जैसे बात करते हैं 20-22 जो दल है वो शामिल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, गठबंधन जो सरकार है उसमें जो विभिन्न दल हैं वो अपनी नीतियां थोपने का काम करते हैं, ठीक है, और जब उनकी नीतियों को लागू नहीं किया जाता तो या उनको साथ में रखा नहीं जाता है तो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, या सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है, सरकार खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी गठबंधन सरकार बनती है तब सरकार को बनने से ज्यादा उसके गिरने का डर रहता है, सरकार के स्थायित्व से ज्यादा उसके अस्थायित्व पर डर रहता है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, त्रिशंकु बहुत सारे पिलरों पर रखी हुई एक छत होती है, कभी कौन सा पिलर अलग हो जाए उस छत से और छत नीचे गिर जाए उसका कोई भरोसा या विश्वास नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। नंबर 2, सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी। सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी। सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या कमी होती है कि जैसे हमने क्या पढ़ा कि मंत्री परिषद, हम पढ़ते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, प्रधानमंत्री और केंद्र में लोकसभा, सदन में लोकसभा, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व में काम करती है, ठीक है, में कार्य करती है। समझ में आ गया। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके नेतृत्व में, प्रतिनिधित्व में काम करती है, प्रधानमंत्री के। समझ में आ गया। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्योंकि मंत्री परिषद के जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर लिए जाते हैं। सभी को जो भी फैसला आता है मंत्री परिषद का, उसमें सभी का उत्तरदायित्व या सभी का जो पक्ष है वो शामिल होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या होता है, मंत्री परिषद, ये किसकी बात हो रही है, हम नॉर्मल सरकार की। जब गठबंधन की सरकार हो जाती है तो मंत्री परिषद भी किससे बनती है, गठबंधन सरकार की बनती है, ठीक है, घटक दलों से मिलकर बनती है। समझ में आ गया। घटक दलों से मिलकर क्या बनती है, मंत्री परिषद। किस में, गठबंधन सरकार में। तो इसलिए जो मंत्री परिषद है, जो गठबंधन सरकार की जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, बल्कि अपना जो दल है, दल के मुखिया के प्रतिनिधित्व में काम करेगी। समझ में आ रहा है कि जो मंत्री परिषद है वो अपने दल के मुखिया के तौर पर काम करेगी, मुखिया के किस में, प्रतिनिधित्व में काम करेगी, निर्देशन में काम करेगी। एक्चुअल में करना किसके निर्देशन चाहिए, उसको प्रधानमंत्री के निर्देशन में करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो यहाँ फुलफिल नहीं होता है। तीसरा टॉपिक, सीधी सी बात है कि जब ऐसा होगा, अस्थायी सरकार होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा, तो वो सरकार क्या होगी, कमजोर सरकार होगी। कमजोर सरकार कैसा होगा, क्योंकि उसमें जो प्रधानमंत्री है की स्थिति क्या होगी, कमजोर होगी। समझ में आ गया। और प्रधानमंत्री केवल क्या करता रहेगा, मंत्री परिषद के विभिन्न सदस्यों को समझाइश में या उनको बीच में तालमेल बिठाने की स्थिति में लगा रहेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए जो सरकार का जो स्थायित्व है वो वैसा नहीं होगा, सरकार की जो ताकत है वो वैसी नहीं होगी जो पूर्ण बहुमत में होगी।
क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री को हमेशा अपनी सरकार के गिरने का डर लगा रहता है, तो अपनी उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है। चौथा है प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता। प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता। मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होगी, और यहां हमने पढ़ा कि जो दल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, अपने नेता के प्रति होंगे, ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर। इसलिए यहां मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी, कमजोर होगी, कमजोर रहेगी। आ रही बात समझ में? इसलिए यहां क्या होगा, प्रधानमंत्री की वास्तव में वो स्थिति नहीं रहेगी, वो सीमित रहेगा, सीमित रहेगा। राष्ट्र चाहे विदेश नीति का निर्धारण हो, चाहे आंतरिक कोई सी प्रकार चाहे विधेयक निर्माण हो, उसमें प्रधानमंत्री अपना नेतृत्व, पूर्ण नेतृत्व नहीं स्थापित कर पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि विभिन्न घटक दलों को उसको साथ में लेकर या उनको समझाए इसमें, या उनके विचार या उनकी राय से उनको काम करना पड़ेगा। अगर उसमें उसकी राय शुमारी, विभिन्न घटक दलों की राय शुमारी शामिल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वही बात, उनके पास एक ही उपाय है, अपना समर्थन वापस लिए सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस कारण प्रधानमंत्री वास्तव में उस स्थिति को नहीं दलना पड़ता है। नंबर 5, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। गठबंधन सरकार में क्या होता है, जैसे गठबंधन सरकार बनती है तो उसमें जो क्षेत्रीय दल है उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल है वो धीरे धीरे अपने जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उसको हावी करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि इससे जो किसका जन्म होता है, क्षेत्रवाद का जन्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्षेत्रवाद का जन्म हमने क्षेत्रवाद वाले लेसन में पढ़ा था कि राष्ट्रीय, ठीक है, या सामाजिक जो भावनाएं हैं उससे इतर अपने जो क्षेत्रीय समस्याएं या क्षेत्रीय जो अपनी भावनाएं हैं उसको अहमियत देना। कहने का मतलब क्षेत्र विशेष को राष्ट्र विशेष से ज्यादा अहमियत देना। तो उससे क्या होगा, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ेगा, तो वो अपने क्षेत्र विशेष के विकास के लिए सरकार से तोलमोल करेंगे या उनसे मोल भाव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में है सरकार स्थायी नहीं रह पाएगी। स्थायित्व पर खतरा, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, स्थायी सरकार बनेगी तो सरकार के स्थायित्व पर खतरा हो जाएगा। नंबर 6, राष्ट्रीय एकता को नुकसान। राष्ट्रीय एकता को नुकसान कैसे होगा कि जब क्षेत्रीय दलों का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एक सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय नीति नहीं होगी, एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति का अभाव होगा। क्योंकि केंद्र सरकार का काम क्या होता है, देश को मजबूत करने का, या पूरे देश की सरकार होती है, देश का शासन होता है। लेकिन जब क्षेत्रीय दल या विभिन्न घटक दल बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो वहां पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे बनिस्पत राष्ट्रीय मुद्दों के। तो इसलिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय जो भावनाएं हैं, राष्ट्र के प्रति जो समर्थन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। नंबर 7 यहां लिखता हूं, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि जब 1952 से लेकर 1962 तक की जो भारत की विदेश नीति की स्थिति थी वो उसके बाद कभी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वहां गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। और जैसे वर्तमान में 2014 के बाद जो स्थिति है वो कितनी मजबूत और उससे पहले कितनी कमजोर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को देश का बहुमत का समर्थन हासिल है और वहाँ पर पूर्ण बहुमत या पूर्ण समर्थन नहीं था। किस देश के प्रति किस दल का क्या व्यवहार है, सरकार को या प्रधानमंत्री को उसके बीच में समन्वय तालमेल बिठाना पड़ता है, इसलिए वो मजबूत विदेश नीति का निर्माण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे, सरकार एक विस्पष्ट नीति पर काम नहीं कर पाएगी। अब यहाँ जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि साहब राष्ट्रीय नीति, सुरक्षा नीति, अपना विदेश नीति,
ठीक है, या आर्थिक नीतियों के ऊपर उसका जो स्थितियां हैं वो कमजोर रहती है, वो डुलमुल नहीं पाता, स्थायी फैसले नहीं पाते। जैसे मोदी गवर्नमेंट नोटबंदी का, जीएसटी का जैसा फैसला लिया, और वो क्यों ले पाए, क्योंकि उसके पास बहुमत था, उसके पास समर्थन था, तो वो ले पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे फैसले हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे छोटे छोटे दलों का निर्माण। छोटे छोटे जो दल है उसको प्रोत्साहन मिलता है। छोटे छोटे दलों के निर्माण को प्रोत्साहन कैसे मिलता है? प्रोत्साहन, क्योंकि विभिन्न जो दल हैं, अब होता क्या है, जैसे आप 5 जो एमपी हैं, 5 जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वो दल भी केंद्र सरकार का हिस्सा हो जाता है, तो उसके वो कहता क्या सोचता है कि मेरी भी सरकार है, और उसको जब मंत्री पद मिल जाता है तो बाकी और लोगों को भी ऐसे दलों को निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो छोटे छोटे दल हैं वो भी सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं। आप इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। जल्दी से उतार लें आप इसको, मिटा देता हूं। आठ हो गए। नवा, सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि विभिन्न जो घटक दल हैं वो उसके सदस्य होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक नीति नहीं होती उनकी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कोई की जो सुरक्षा नीति है वो किसी देश, जैसे चाइना के प्रति किसी अलग है, पाकिस्तान किसी दल के प्रति जो है वो अलग है, अमेरिका के प्रति किसी दल की अलग है, तो एक समेकित जो नीति है उसके ऊपर वो कार्य नहीं कर पाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं। सरकार को क्या करना पड़ता है, थोड़ा बैकफुट पर आ जाना पड़ता है। सरकार उस ढंग से काम नहीं कर पाएगी जिस ढंग से वास्तव में जो बहुमत वाली है, पूर्ण बहुमत वाली है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि साहब सुरक्षा नीति हो या विदेश नीति हो या जो आर्थिक नीति है, वो उस प्रकार की नीति नहीं होगी जो पूर्ण बहुमत की सरकार वाली हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद और 2014 से पहले जो स्थितियां थी उसमें उसका जो अंतर है वो आपको अपने आप ही दिख जाता है। वास्तव में जो अंतर है वो आपको दिख रहा है कि क्या 2014 से पहले हमारी नीतियां क्या थी, विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, गृह नीति हो, ठीक है, वो क्या थी और आज क्या है। तो इसलिए कोई स्पष्ट नीति है वो सरकार नहीं बना पाती है। लास्ट है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव। होता क्या है, गठबंधन सरकार बनती है तो उन गठबंधन सरकारों में मंत्री परिषद का निर्माण होता है, तो मंत्री परिषद में भी प्रधानमंत्री को विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। के साथ जैसे मैं आप जो एग्जाम्पल दें, जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसके अलावा शिवसेना है, ठीक है, उसके अलावा अपनी कौन सी है, जेडीयू है, ठीक है, अकाली दल है, समझ में आ गया। अब साहब बीजेपी को कुछ मंत्रालय 10 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 1 मिल गया, इसको 3 मिल गए, समझ में आया। तो इसलिए इसके बाद जो मंत्रालय, जैसे मान लो शिवसेना के पास रेल मंत्रालय है फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कपड़ा मंत्रालय है, तो इसके जो मंत्री हैं, इन मंत्रालयों के जो प्रभारी हैं वो प्रधानमंत्री के बीच में या विभिन्न इनके बीच में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार में तो वो शामिल है लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनका दल अलग है। इसलिए उनकी जो विचारधारा है, उनके जो ये कामकाज है वो अपने दल के हिसाब से काम करेंगे, ना कि सरकार के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, वो सरकार से। तो इनमें कभी भी प्रधानमंत्री का काम क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में तालमेल बिठाकर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। लेकिन सीधी सी बात है, यहाँ उत्तरदायित्व किसका होगा, प्रधानमंत्री का ना होकर विभिन्न दलों का होगा। इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन तालमेल की स्थिति में ये
नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये 10 गठबंधन सरकार के जो नकारात्मक पक्ष हैं वो पढ़े हैं। हमने जब सकारात्मक पक्ष पढ़े थे तो दिमाग में एक चीज़ आई थी कि हाँ गठबंधन सरकार बननी चाहिए, लेकिन जब इसके नकारात्मक पक्ष पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि चाहे कोई सी भी स्थिति हो लेकिन सरकार तो पूर्ण बहुमत की ही बननी चाहिए, ताकि एक मजबूत सरकार हमें मिल पाए और सरकार जो है वो मजबूती से राष्ट्रीय हित के या विदेश नीति के, सुरक्षा नीति के फैसले हैं वो ले पाती है। अब हम बात करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है विभिन्न राजनीतिक दलों की जो मुख्य धाराएं हैं। भारतीय राजनीति में जो मुख्य धाराएं राजनीतिक दलों की वो कितनी है? तो बेसिक हम 3 पढ़ते हैं लेकिन 4 मुख्य धाराएं होती है। वर्तमान भारतीय राजनीति में दलों की मुख्य धाराएं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये एनडीए वाली हो गई, ये यूपीए वाली हो गई, ये वामपंथी, ठीक है। ये साधारणतः तीसरा मोर्चा बनाते हैं। साधारणतः जब भी चुनाव आते हैं ये कौन सा मोर्चा बनाते हैं? थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा। और ये अन्य शेष, समझ में आ गया। एनडीए वाली इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मुखिया कौन है? बीजेपी, ठीक है। 1999 से 2004 तक सरकार बनाई इसने, 99 से 2004 तक, और फिर 2014 से वर्तमान तक चल रही है इसकी सरकार। समझ में आ गया। दूसरा यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। मुखिया कौन है? कांग्रेस है। पहले इसने 2004 से लेकर 2014 तक सरकार इसने बनाई है। अभी यूपीए ही क्या है? विपक्ष में, गठबंधन में है। वामपंथी में हम सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दोनों है। और बाकी जब भी चुनाव आते हैं तो अन्य पार्टियों को लेकर ये थर्ड फ्रंट बनाते हैं। शेष अन्य में जो सारे जो दल हैं, जितने भी दल जो बन गए, बच गए कौन कौन से? आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, बीजेडी नवीन पटनायक का, AIDMK, DMK, ठीक है। ये जो और बाकी जो शेष जो पार्टियां हैं ये मौका देखती है, कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। ये व्यक्तिगत लाभ के हिसाब से इधर उधर जाते रहते हैं। वो कहने का मतलब ये दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, चुनाव लड़ते इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अपने स्तर पर, और जितने भी इनके उम्मीदवार आते हैं फिर ये किंग मेकर की भूमिका बनाने की स्थिति में अपने आप को रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 धाराएं भारतीय राजनीति में होती है। इस प्रकार हमारा जो लेसन है गठबंधन की राजनीति वो आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया लेसन लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।